हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया होंगे। चलिए, अब रिवॉल्यूशन अकाउंट का टॉपिक आप मोस्ट प्रोबेबली कर चुके होंगे, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। छोटी मोटी दिक्कतें आती रहती हैं तो आप मुझे उसको पूछ सकते हैं कि सर इसमें ये दिक्कत आई है तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके सामने अब उसके आगे का पार्ट करना बाकी है, तो चलिए समझते हैं उसको आगे कैसे करेंगे। तो हमारे पास अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या रिजर्व से जुड़ी हुई कोई भी चीजें होती हैं, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हो, एक्यूमुलेटेड लॉस हो, उन सब चीजों का हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं उसको देखना है कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो समझते हैं कि उसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाएगी। तो सबसे पहले एडजस्टमेंट ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका एक एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में होता है। हमने बात की डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक ऐसा एक्सपेंडिचर होता है जो आप पिछले सालों में यानी कि कहीं ना कहीं पे आप खर्च कर चुके होते हैं, मगर उसका पूरा पार्ट, उसका सारा पार्ट आपके पास ये उसी साल में नहीं दिखाई देता। उसका कुछ पार्ट आप उसी साल में डाल देते हैं जिस साल में आप खर्च करते हैं, और बाकी को कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं और धीरे धीरे उसको कुछ सालों में राइट ऑफ करते हैं। यानी कि उस एक्सपेंस का बेनिफिट आपको पर्टिकुलर उस ईयर में नहीं मिला जिस ईयर में आपने उसको खर्चा किया था। तो उस तरह के जो एक्सपेंडिचर होते हैं वो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहलाते हैं। होते रेवेन्यू नेचर के हैं, मगर उनका बेनिफिट आपको कई सालों तक मिलता है। जैसे एक होता है लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। लार्ज एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, तो ये आपके लिए आपकी बुक्स में जो इसको बैलेंस शीट का पार्ट में दिखाया जाता है तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से हो सकता है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नाम से हो सकता है, या फिर उसको हम डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से भी मतलब दिखाया गया हो सकता है आपकी बैलेंस शीट में। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हो सकता है या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर डायरेक्ट भी नाम दिखाया गया हो सकता है। यानी कि एक ऐसा एक्सपेंस है जो हो चुका है, तो एक प्रकार से लॉस के रूप में एसेट साइड में दिखाई देता है। लॉस नहीं होता, एक्सपेंडिचर जो हो चुका है। तो इसका मतलब इसके ऊपर सारे ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में हक होता है। इसका मतलब ये जो लॉस है या ये जो एक्सपेंडिचर है ये न्यू इनकमिंग पार्टनर का हिस्सा इसमें नहीं होगा। तो ये वाला लॉस या एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो भी जिस भी नाम से आप इसको देखेंगे वो आपका पिछले लास्ट जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो बेसिकली इसकी जो एंट्री बनेगी वो इसको डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एक डेबिट आइटम होता है, इसलिए ओल्ड पार्टनर्स जो भी होंगे से ए और बी हैं, एज कैपिटल और करंट अकाउंट जो भी केस होगा, हम कैपिटल अकाउंट ही मेंशन कर रहे हैं, करंट अकाउंट आएगा तो आपको पता ही है कि वो किस केस में करना है। एज कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट अगर ओल्ड पार्टनर्स ए और बी है। टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इस तरह की एंट्री होने से आपके पास एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट खत्म हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो ये वाली एंट्री ऑलरेडी आपने चेंज इन पीएसआर में भी की हुई है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये आपको पहले से ही आती है, क्योंकि एक एक्यूमुलेटेड लॉस के रूप में या डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के रूप में जो भी चीज दिखती है जिसका बैलेंस ऑलरेडी आपकी बुक्स में डेबिट बैलेंस पड़ा होता है, तो उसको हम क्रेडिट करके यहां से राइट ऑफ कर देंगे और ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो, करेक्ट। इसके बाद जो टॉपिक आता है वो आपका है रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस। यानी कि आपके पास अगर आगे जैसे ये आपके पास एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में से दिखाई ही दे रहा था, तो अब आपके पास प्रॉफिट या एग्जैक्टली जो लॉस के रूप में चीजें उसके बारे में बात करते हैं। तो उसकी एंट्री होगी, अगर मैं बात करूं, हम बात कर रहे हैं
एक्यूमुलेटेड लॉसेस और प्रॉफिट्स, वो किसी भी रूप में होंगे तो वो भी ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ही उनका शेयर होगा, तो उनको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। तो ये आपको लायबिलिटी साइड में दिखाई देता है। किस नाम से दिखाई देता है सर? या तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो आपका लायबिलिटी साइड में दिखाई दे रहा है, तो इसका मतलब वो प्रॉफिट है। और आपके पास एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के नाम से भी आ सकता है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में भी हो सकता है, जनरल रिजर्व के भी रूप में हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में भी हो सकता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के रूप में भी हो सकता है। और क्या हो सकता है सर? और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूप में भी हो सकता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूप में भी हो सकता है। तो ये सारा का सारा एक्चुअली एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट के रूप में दिखाई देगा। तो इसको, ये आपके पास क्रेडिट बैलेंस होता है इसलिए इनको डेबिट कर दिया जाएगा, और जो भी ओल्ड पार्टनर्स होंगे, से ए और बी हैं, ए बी सी भी लिख देते हैं, 3 पार्टनर्स हैं, इनके कैपिटल या करंट अकाउंट जैसा भी केस होगा उसके अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। क्योंकि ये इसका जो मतलब जो बेसिकली कंसेप्ट ये है कि न्यू पार्टनर के आने से पहले जो भी चीजें हैं, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में है, चाहे वो प्रॉफिट के रूप में है, चाहे वो लॉस के रूप में है, वो सारी की सारी ओल्ड पार्टनर्स की होंगी, चाहे वो लॉस हो चाहे वो प्रॉफिट हो। किसी भी तरह का एडवांटेज या डिसएडवांटेज न्यू पार्टनर्स को, इनकमिंग पार्टनर्स को नहीं दिया जाता, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को ही बांट दिया जाता है। यहां पर भी ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में ये दे दिया जाएगा, ये सारा का सारा प्रॉफिट उनको दे दिया जाएगा। और अगर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के रूप में है तो एक्यूमुलेटेड लॉसेस आपकी बैलेंस शीट के अंदर क्रेडिट साइड में, डेबिट साइड में यानी एसेट साइड में दिखाई देंगे। डेबिट बैलेंस होगा तो वो आपको एसेट साइड में दिखाई देंगे। तो वो आपके डेबिट बैलेंस होते हैं, इनको इसलिए क्रेडिट में कर दिया जाएगा। वो आपके हो सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो लॉस के रूप में यानी कि एसेट साइड में दिखाई देता है, या फिर एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से भी आपको हो सकता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस के नाम से भी अगर लिखा होगा तो भी इनको ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट दिया जाएगा, यानी कि ये लॉस भी उनको दे दिया जाएगा। तो यहां पर ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट और सी कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, किसी भी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा भी क्वेश्चन में डाटा गिवन होता है उनको बांट दिया जाएगा। ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, करेक्ट। तो ये आपको जल्दी से समझ में आ गया होगा क्योंकि ऑलरेडी आपने चेंज इन पीएसआर में इसको डिटेल में कर रखा था। तो अब ये समझते हैं कि ये जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, इन सारी आइटम्स को किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाता है। डिफरेंट डिफरेंट केसेस होते हैं, जैसा कि आपने चेंज इन पीएसआर में पढ़ा था वैसे ही केसेस आपको यहां भी नजर आएंगे। तो उनको हमने किस तरह से सॉल्व करना है वो चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की। वर्कमैन्स कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन ही लिख देते हैं इसको, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के अंदर अलग अलग केसेस होते हैं कि आपके पास अवेलेबल रिजर्व जो है वो आपके क्लेम से ज्यादा है, उसके इक्वल है या उसके कम है। तो किसी भी तरह का केस होता है या उसके अंदर कोई क्लेम नहीं है तो क्या करेंगे। तो पहला केस है केस 1,
केस 1 में हम देखते हैं जरा बुक में किस तरह के केस बना रखे हैं। चलिए, ये हो गया एडवर्टाइजमेंट रिजर्व अकाउंट, ये हमने बता दिया आपको। ये भी हमने बता दिया। अब बात करते हैं वर्कमैन कंपनी रिजर्व की। सबसे पहला केस है व्हेन नो क्लेम अगेंस्ट वर्कमैन कंपनी रिजर्व एग्जिस्ट। तो ये सारी बातें आपको मैंने डिटेल में समझा रखी हैं। चेंज इन पीएसआर में क्लेम नहीं है तो इसका मतलब जो भी रिजर्व आपके पास है, वो सारा का सारा किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का, ओल्ड रेशो में। तो ये एंट्री हो जाएगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वर्कमैन कंपनी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स करंट और कैपिटल अकाउंट। जो भी ये बात समझ में आनी चाहिए आपको। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई है। तो ये वाली एंट्री, जो भी अगर आपके पास कोई क्लेम नहीं है, ठीक है सर। उसके बाद दूसरा केस आता है व्हेन क्लेम अमाउंट इज लेस देन द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी रिजर्व। यानी कि आपके पास वर्कमैन कंपनी रिजर्व 20,000 है और क्लेम आ गया 5,000 का। इसका मतलब 5,000 क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे और बाकी के 15,000 ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट, जैसा भी केस होगा क्वेश्चन के अंदर, जिस तरह का डाटा गिवन होता है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। केस है व्हेन क्लेम इज लेस देन अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी रिजर्व। यानी कि क्लेम कम है तो वर्कमैन कंपनी रिजर्व का जो भी अमाउंट आपके पास है उसमें से जो भी क्लेम जाएगा वो यहां पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। एग्जांपल के तौर पे, अगर आपके पास वर्कमैन कंपनी रिजर्व के अंदर बैलेंस शीट में 20,000 दे रखा है और नीचे डिस्प्लेसमेंट में कह रखा है इसका जो क्लेम है वो 5,000 है, तो 5,000 को छोड़ के बाकी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी ओल्ड रेशो में, मान लीजिए ए और बी दो ओल्ड पार्टनर्स हैं, तो ए और बी के अंदर इनकी ओल्ड रेशो, मतलब अगर मैं इनकी इक्वल रेशो मानूं तो उनको ए और बी के अंदर बराबर रेशो में, यानी कि 15,000 को 7,500 और 7,500 में बांट दिया जाएगा। ये बात आपको बिल्कुल से क्लियर हो गई होगी, क्योंकि आपको चेंज इन पीएसआर में इसके बारे में आपने काफी कुछ पढ़ा था। अगर अभी भी नहीं होती है तो मैं आपको बता देता हूं कि अवेलेबल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का जो पार्ट होता है उसमें से जितना भी क्लेम हो जाता है उसको हम वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं और बाकी के पैसे को ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देते। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर, बिल्कुल क्लियर हो गई है ये बात। और उसके आगे की बात करेंगे तो हमारे पास है व्हेन क्लेम अमाउंट इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनी रिजर्व। यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट जो है उतना ही क्लेम हो गया है तो आपके पास रिजर्व के रूप में कुछ पैसा बचेगा ही नहीं, तो सारा का सारा पैसा आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से निकालकर क्लेम में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी कुछ बचना ही नहीं है तो वो पार्टनर्स में बटेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं कुछ तो बटेगा कहां से। तो ये बात भी आपको क्लियर हो गई है। पहला केस था कि कुछ भी क्लेम नहीं है, नो क्लेम। दूसरा केस था क्लेम कम हुआ तो हमने बाकी का पैसा तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। नेक्स्ट केस है आपका कि वर्कमैन कंपनी क्लेम बराबर है, जितना भी आपके पास रिजर्व पड़ा है तो सारा का सारा क्लेम में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब एक और केस आता है व्हेन क्लेम अमाउंट इज मोर देन। अब बात आएगी जब क्लेम ज्यादा हो जाता है, यानी कि आपके पास रिजर्व तो पड़ा है 20,000 रुपए का और क्लेम हो रहा है 25,000 रुपए का, तब आप क्या करेंगे? तो इस तरह के केस में आपके पास एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। जो भी आपके पास रिजर्व में पड़ा हुआ है उस अमाउंट को यहां लिखेंगे टू वर्कमैन कंपनी क्लेम। यानी कि मैं एंट्री यहां समझा देता हूं। आपके पास मान लीजिए 20,000 रुपीज पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में और क्लेम हो गया है वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वो हो गया है 25,000, मगर अवेलेबल जो है वो सिर्फ आपके पास 20,000 रुपए है। इसका मतलब 20,000 रुपए के अंदर आपके पास 25,000 रुपए के लिए 5,000 रुपए की शॉर्टेज है, तो ये वाली शॉर्टेज के अमाउंट ओल्ड पार्टनर्स अपनी ओल्ड रेशो में लेके आएंगे, तो आप उनके लिए इसको रीवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे। इस तरह के लॉस को 5,000 रुपए का जो क्लेम है तो ये ऑटोमेटिकली ही उनके अकाउंट के अंदर डेबिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर जो भी नेट प्रॉफिट या लॉस होता है वो रिवोल्यूशन अकाउंट के थ्रू डेबिट या क्रेडिट किया जाता है। इसका मतलब आपको रिवोल्यूशन अकाउंट के अंदर लॉस आ गया है 5,000 का, तो ये लॉस को हम किसको देंगे? ये नेचुरल सी बात है, बिफोर एडमिशन है इस तरह का लॉस, तो ये और जो इस तरह का लॉस है ये ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में ही होगा। तो हमारे पास जो भी ओल्ड पार्टनर्स है से ए और बी हैं,
तो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये जर्नल एंट्री करते वक्त हम ये एंट्री कर रहे हैं, तो आपको ये बात भी यहाँ पर समझ में आ गई है। तो ये सारे केसेस जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड थे वो आपने समझ लिए हैं। तो अपने आप ये क्वेश्चन कर लेंगे, मैंने इसमें कुछ भी नहीं कराना, क्योंकि ये सारी बातें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, ऑलरेडी कर चुका हूँ, आपसे बात इसके अंदर समझा चुका हूँ। सिर्फ एक इसके अंदर जो ये पार्ट अभी भी समझाया जिसमें मैंने इतना टाइम लगाया है वो देख लेते हैं, अगर इसमें क्वेश्चन में अवेलेबल है। तो ये रहा वो केस कि आपके पास 90,000 आपको दिखाई दे रहा है बुक्स में यानी कि बैलेंस शीट के अंदर, और जो क्लेम हो रहा है वो 99,000 है, 99,000 है। करेंगे अगर आप इसकी जर्नल एंट्री करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर कंपनसेशन क्लेम बोल सकते हैं या वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल सकते हैं, जैसा भी आपको यहाँ पर समझ में आए। तो यानी कि 90,000 आपने ट्रांसफर कर दी है, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के अंदर 99,000 है, इसका मतलब 9,000 आपको लॉस हो रहा है और लॉस को फाइनली ओल्ड पार्टनर्स की ओल्ड रेशो में बांट दिया गया है। जो भी इनके यहाँ पर 432 यहाँ पर दिखाई दे रही है ओल्ड रेशो, तो इनको ओल्ड रेशो में बांट दिया। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। तो अगला पार्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर भी मैंने आपको बहुत कुछ पहले से ही समझा रखा है कि इन्वेस्टमेंट जो आपकी है, अगर आपने उसके अगेंस्ट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व तभी आपका काम में आएगा जब आपकी इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कम हो रही है। अगर कम नहीं हो रही है तो आपके पास एक रिजर्व के रूप में वो सिर्फ दिखाई दे रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, तो उसको आप सारा बांट देंगे, और जितना भी वो कम हो रहा है, जितने भी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर कम हो रही है, उस सारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को आप रिजर्व से चार्ज कर लेंगे, यानी कि रिजर्व में से वो पैसा निकाल के इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर कर देंगे और बाकी का पैसा नॉर्मल कोर्स में ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, आपको इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसकी जनरल एंट्री को भी समझ लेते हैं। ये बात अगर जो मैंने बोली, अगर आपको ये बात समझ में आ गई होगी तो ये सारी जनरल एंट्री आपके लिए चुटकियों का काम है, वरना इसके अंदर कोई भी दिक्कत नहीं होनी। When book value of market और and market value of investment is same, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दे रखा है किसके अगेंस्ट में, इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट में। तो यानी कि अगर आपके पास जो आपकी बुक्स में इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रखी है, मान लीजिए 40,000 रुपए, और उसकी आज की करंट वैल्यू यानी कि मार्केट वैल्यू भी 40,000 रुपए है, तो आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कुछ भी यूज नहीं होगा। तो इसका मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशो में ही बढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट एंड इट इज शेयर्ड इनटू ओल्ड रेशो। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर ये बात समझ में आ गई है। ये सारी बातें हमने चेंज इन पीएसआर में भी पढ़ी थी, इसलिए कोई ज्यादा दिक्कत नहीं हो रही है। अब आगे की बात होती है कि अगर मार्केट वैल्यू आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी मार्केट वैल्यू यानी कि करंट वैल्यू जो आज की डेट में उसकी वैल्यू चल रही है, उसका प्राइस चल रहा है, अगर वो कम हो जाता है, किससे कम हो जाता है सर? वो आपकी बैलेंस शीट के अंदर जो भी बुक वैल्यू दिखाई दे रही है, जो अमाउंट दिखाई दे रहा है, उस वैल्यू से अगर वो कम हो जाता है तो क्या करेंगे? तो इन्वेस्टमेंट को आप रिजर्व को आप इन्वेस्टमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, यानी कि रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, जितने से भी वो वैल्यू कम हुई है। तो हमारे पास पहला केस है फॉल इन वैल्यू इज लेस देन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि आपके पास अगर जो करंट मार्केट प्राइस है, इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू है आपके पास, वो अगर मिल जाती है आपको से 1 लाख की इन्वेस्टमेंट आपने बुक्स में कर रखी है, आपके पास बैलेंस शीट में दिखाई दे रही है 1 लाख रुपीज, बैलेंस शीट में दिखाई दे रहा है 1 लाख रुपीज, और आज की जो मार्केट वैल्यू है, इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो है मान लीजिए 90,000 रुपीज, और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये बात समझ में आनी चाहिए आपको, ध्यान से सुनेंगे। पहले इसी को पूरा कर देते हैं कि आपके पास बुक में 1 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बुक के अंदर दे रखा है मान लीजिए 10,000 रुपीज का, और मार्केट वैल्यू मतलब करंट वैल्यू जो आज की डेट में इन्वेस्टमेंट बिकेगी, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट जो है वो है मान लीजिए 94,000 की, यानी कि मार्केट में
1 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट जो आपने खरीदी थी, जिस समय ली थी, उसकी बुक वैल्यू जो आज है वो आज गिरकर सिर्फ 94,000 में बिकेगी। इसका मतलब इसके अंदर इसमें 6,000 का लॉस हो रहा है और उस 6,000 के लॉस को आपने उसको क्लियर करने के लिए आपने एक रिजर्व क्रिएट कर रखा है जो 10,000 रुपए का है। तो आपके पास जो मार्केट वैल्यू गिरी है, मार्केट वैल्यू जो गिरी हुई मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ 6,000 से गिरी है। जो डिफरेंस है मार्केट वैल्यू का बुक वैल्यू से, वो 6,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है और अवेलेबल उसको कवर अप करने के लिए आपने रिजर्व क्रिएट कर रखा है 10,000 रुपए का। यानी कि रिजर्व केस बन गया इफ रिजर्व इज ग्रेटर देन डिफरेंस बिटवीन बुक वैल्यू या मार्केट वैल्यू, चलो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। अगर रिजर्व की वैल्यू अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की वैल्यू बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू के डिफरेंस से ज्यादा है, इस केस में जो अभी समझाया है, रिजर्व है 10,000 रुपए और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 6,000 रुपए है, तो इस केस में क्या करेंगे? तो ये वो वाला केस है कि फॉल इन द वैल्यू इज लेस देन द इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी कि आपने जो इन्वेस्टमेंट करके उसकी जो वैल्यू गिरी है वो रिजर्व के अंदर जो अवेलेबिलिटी है रिजर्व के अंदर उससे कम गिरी है, तो आपके पास सिर्फ 6,000 रुपए यूटिलाइज किए जाएंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट में। तो बस एंट्री क्या बन गई? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, यानी कि यहां पर इस केस के अंदर 10,000 रुपए इसके अंदर आपके पास थे, 10,000 रुपए में से आपके 6,000 रुपए जो उसकी वैल्यू कम हुई है वो चला जाएगा और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जो रिमेनिंग पार्ट है यानी कि 4,000 रुपए ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। बस इतनी सी बात थी। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। जब तक ये बात समझ नहीं आएगी तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है इसमें। और अगर फॉल इन द वैल्यू इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, अगर इसकी वैल्यू घटकर 94,000 की जगह 90,000 रह जाती, अगर 90,000 रह जाती तो इसका मतलब आपका इन्वेस्टमेंट सारा का सारा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व सारा का सारा यूटिलाइज हो जाता टूवर्ड्स इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो मतलब 10,000 रुपए के 10,000 रुपए यूटिलाइज हो जाते रिजर्व से इन्वेस्टमेंट में, तो एंट्री यही बनती, तो आपके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। तो इसका मतलब 10,000 रुपए में से 10,000 के 10,000 रुपए डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाते, तो आपको ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में कुछ भी बांटने के लिए अवेलेबिलिटी नहीं होती। आपके पास जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है वो हो जाए से 85,000, वही केस पुराना ही चला रहा है। तो इसका मतलब आपके पास बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू जो है उन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 15,000, 1 लाख माइनस 85,000 यानी कि 15,000, और अवेलेबिलिटी जो है रिजर्व की वो सिर्फ 10,000 रुपए, यानी कि आपके पास रिजर्व को एडजस्ट करने के बाद भी 5,000 रुपए की और अरेंजमेंट करनी है। तो इस अरेंजमेंट को ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में करेंगे, तो उसके लिए सिर्फ और सिर्फ इसको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी आप रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू ही ट्रीट कर देंगे। फाइनली इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी कि इस केस में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितना पड़ा है हमारे पास? सर 10,000 पड़ा हुआ है, और इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना शॉर्टेज है? सर 15,000 रुपए शॉर्टेज है, 15,000 रुपए। तो इसका मतलब 5,000 रुपए का जो लॉस है वो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में भुगतेंगे। तो यहां पर ओल्ड पार्टनर्स हमारे पास रिवॉल्यूशन के अंदर 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे, तो ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में यहां पर ये लॉस दिखाई डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो यहां पर ये एंट्री बनेगी। हम बात कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, यानी कि आपके पास, हम समझते हैं कि हम बात क्या कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं ये बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट आपके पास दिखाई दे रही है, मान लीजिए 1 लाख रुपए की, और आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट के अंदर 10,000 की, और नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है एक कि जो इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो है, मार्केट वैल्यू वो हो चुकी है 85,000। करेक्ट, ये बात समझ में आ चुकी होगी। तो इस केस में हम क्या करें?
तो जर्नल एंट्री को समझेंगे कि आपके पास जो इन्वेस्टमेंट है, फ्लक्चुएशन रिजर्व है, उसमें से आपने इन्वेस्टमेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर करना है। सर हमारे पास अवेलेबल है सिर्फ 10,000 रुपए, जबकि इन्वेस्टमेंट में ट्रांसफर करना है लॉस के पार्ट का 15,000 रुपए। जो तो 10,000 रुपए हैं उसके में से 10,000 रुपए तो ट्रांसफर होगा। इसका मतलब ये जो बाकी पैसे हैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशो में लेके आएंगे, तो ये थ्रू रिवॉल्यूशन अकाउंट ही इनसे इनके अकाउंट को डेबिट करना पड़ेगा। तो 5,000 रुपए रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर डेबिट करके दिखा दिए गए। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? हाँ सर समझ में आ गई है। उसके बाद अगर मैं रिवॉल्यूशन अकाउंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें लॉस हो गया है, तो इससे जो भी ओल्ड पार्टनर्स हैं उनके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा और रिवॉल्यूशन अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाएगा, जिससे ये लॉस उनके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। मान लीजिए 5,000 रुपए का लॉस था, तो एक को 2,000 और दूसरे को 2,000 और एक को 1,000 रुपए अगर उनके अकाउंट में उनके रेशो के हिसाब से जो आ रहा था हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो इस तरह से ये जर्नल एंट्री करते वक्त इस तरह की एंट्री। अब आगे की बात करेंगे। ये केस बिल्कुल क्लियर है, इसमें कुछ भी नहीं समझ में आने की दोबारा समझाने की बात नहीं है। ये केस समझा देता हूं, बस एक बारी में ही समझ में आ जाएगा। व्हेन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द बुक वैल्यू, जब मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो रिजर्व का यूज ही नहीं है। तो रिजर्व किसका होगा? सारा ओल्ड पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो हो जाएगा। यानी कि मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट से ज्यादा है। 1,00,000 रुपए की मार्केट, 1,00,000 रुपए की आपके पास इन्वेस्टमेंट है और मार्केट में उसका करंट रेट 1,20,000 रुपए हो गया। तो एक प्रकार से उसमें 20,000 रुपए का आज की करंट वैल्यू से आपको प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। एक तो वो प्रॉफिट ओल्ड पार्टनर्स का हो गया, और एक जो रिजर्व के रूप में उन्होंने उसके फ्लक्चुएशन को रोकने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्रिएट किया हुआ था, वो भी उनका हो गया। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के अंदर जो भी अमाउंट था वो सारा ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। क्या ये मेरी बात समझ में आ गई? और इन्वेस्टमेंट का जो इंक्रीमेंट हुआ है, जो इंक्रीमेंट जो बढ़ी है, उससे हमारे रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर प्रॉफिट आ जाएगा। तो हम इन्वेस्टमेंट के रूप में उसको रिवॉल्यूशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, जो भी इंक्रीज्ड अमाउंट है। यानी कि आपको मैंने यहाँ पर 1,00,000 की इन्वेस्टमेंट को 1,20,000 रुपए बोला है, तो इन्वेस्टमेंट कितने से बढ़ गई? 20,000 रुपए से, जिसको हम रिवॉल्यूशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे और फिर रिवॉल्यूशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है वो ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ गई? हाँ सर ये बात समझ में आ गई। तो बस आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से जुड़े हुए सारे सवाल क्लियर हो चुके होंगे। इसमें कुछ भी आपको और समझाने की मुझे जरूरत नहीं है। तो आप सारी बातें इसको कर लेंगे। जब आप इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या कोई भी रिजर्व या कोई भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को किसी एंट्री के थ्रू, यानी कि रिवॉल्यूशन अकाउंट के थ्रू या किसी एंट्री के थ्रू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के साथ बुक्स से खत्म कर देते हैं बिफोर एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, यानी कि बुक्स के अंदर अब ये सारी आइटम्स इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के रूप में, वर्कमैन कंपनी रिजर्व के रूप में, जनरल रिजर्व के रूप में अब नई बैलेंस शीट में नहीं दिखाई देंगी, तब हम ऐसा करते हैं। इसके साथ अब एक थोड़ी सी देर का और पार्ट है, इसके बाद आपका चैप्टर खत्म, क्योंकि एक मेजर पार्ट, इसका एक मेजर पार्ट जो आपको बहुत परेशान करता था, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट का जो पार्ट था वो आपको बहुत परेशान करता था, बच्चों को परेशान करता था अभी तक। तो फिलहाल आपके लिए खुशखबरी यही है कि ये पार्ट खत्म हो गया है। और एक और बहुत बड़ी खुशखबरी ये है कि बैलेंस शीट का कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो बिफोर एडमिशन की बात हो, चाहे वो आफ्टर एडमिशन की बात हो, चाहे वो बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हो, चाहे बिफोर कैपिटल एडजस्टमेंट की बात हो, बिफोर या आफ्टर कैपिटल एडजस्टमेंट, दोनों ही केस में आपको कोई भी बैलेंस शीट एडमिशन के चैप्टर में नहीं बनानी आएगी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अगले सालों में तो आएगा ही, अगले सालों में या उसके बाद ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आप देंगे उन सब जगह पे चार्टर्ड अकाउंटेंसी के एग्जाम के अंदर भी इसकी एंट्री आपसे पूछी जाएगी। तो इट इज बेटर कि आप इससे गो थ्रू जरूर हो जाएं, चाहे आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट नहीं भी। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय बाय। Please like, subscribe and share my channel. Thank you.